अगर कोई आपसे कहे कि एक व्यक्ति आपसे बहुत नफरत करता है और वो व्यक्ति अगर आपके बारे में सही भी सोच रहा है तो आपको लगेगा कि नफरत ही पाल रहा है। कुछ ऐसी ही सोच हमारे देश के मुसलमानों में योगी आदित्यनाथ को लेकर हो गई और यह गलतफहमी कब कैसे किसने बैठाई इस पे बात की जानी चाहिए। लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में बात करनी चाहिए जो फैसला मदरसा एक्ट पर आया है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मदरसे एक्ट को अवैध नहीं बता सकती या असंवैधानिक नहीं बता सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया, इसके पीछे आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसके बाद आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। क्या मुसलमानों में ही बैठे हैं मुसलमानों के दुश्मन? इस बात की शुरुआत होती है साल 2005 से। साल 2005 में यूपी के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव और कई नीतियां कई फैसले मुसलमानों के हक में बनाए जा रहे थे। जैसे साल 1955 में हिंदुओं के खिलाफ जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने हिंदू मैरिज एक्ट लागू किया, ठीक वैसे ही मुसलमानों के पक्ष में जाते हुए यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मदरसा एक्ट बनवा दिया। और उस एक्ट में ऐसा क्या था जिसके बाद आज लगभग 19 साल बाद देश की सुप्रीम कोर्ट और यूपी की हाई कोर्ट के फैसले में ही आपको बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि क्या यह सवाल योगी आदित्यनाथ ने उठाया था, क्या यह सवाल बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने उठाया था, क्या आरएसएस के किसी कार्यकर्ता ने हाई कोर्ट प्रयागराज में यह याचिका डाली थी कि साहब मदरसों में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, आप एक काम करिए मदरसों को बंद कर दीजिए और अब तो योगी आदित्यनाथ है जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चला दीजिए। यूपी के 25,000 मदरसों में होता क्या है उसका सच जरा ध्यान से सुनिए। इस मामले में जो 5 प्रमुख याचिकाएं लगाई गई उस बारे में पहले आप समझिए। जो पहली याचिका लगाई गई साल 2012 में लगी और लगाया किसने यह भी समझिए। यूपी का एक मदरसा है जिसके मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई। यह पहली याचिका थी जो कोर्ट में लगाई गई। इसके ठीक कुछ सालों बाद दूसरी याचिका लगाई जाती है। वो याचिका लगाते हैं रैजुल मुस्तफा नाम के एक व्यक्ति और उस याचिका में भी यही कहा जाता है कि मदरसों के बच्चों को बेहतर पढ़ाई की जरूरत है और तकनीकी के साथ साथ जो नई शिक्षा नीति है उससे जोड़ने की जरूरत है। इसके अलावा एक याचिका और लगती है साल 2019 में। यह याचिका लगाते हैं मोहम्मद जावेद और इनकी याचिका में भी इस बात का जिक्र किया जाता है कि ये तमाम जो मदरसे हैं ये शिक्षा से बच्चों को दूर रख रहे हैं, ये मदरसे से जब बाहर निकलेंगे तो दुनिया को नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा एक याचिका और लगाई जाती है और यह इकलौती याचिका थी जो किसी हिंदू द्वारा लगाई गई थी जिनका नाम था अंशुमान सिंह राठौर, जिनकी याचिका लगी थी साल 2023 में। अब इसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तमाम दलीलें दी जा रही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। 22 मार्च साल 2024 को ठीक लोकसभा चुनाव के बीच एक फैसला आता है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जजों की पीठ कहती है कि जो मदरसा एक्ट है वो ठीक नहीं है। और यह सवाल उठाया गया कि जब भारत में सेक्युलर होने की बात कही जाती है, जब भारत में यह कहा जाता है कि शिक्षा नीति तो एक होनी चाहिए हर किसी के लिए, तो मदरसा बोर्ड क्यों स्थापित किया गया, इसके पीछे मुलायम सिंह यादव की मंशा क्या थी। इसी तमाम विवादों को लेकर प्रयागराज हाईकोर्ट ने सच्चर कमेटी की उस रिपोर्ट को भी पढ़ा जिसमें सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि यूपी के मदरसों में जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। यहां बच्चों की पढ़ाई, उनके रहने, उनके शिक्षा, उनकी तकनीकी उन तमाम बातों पे वो बहुत दूर हैं जिसके कारण मुसलमानों में भयानक रोजगार की स्थिति पैदा होने की संभावना है। यह बात सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ही लहराकर देश के मौलवी यह कहते हैं कि सरकार मुसलमानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन उन्हीं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जब इस बात का जिक्र किया गया तो फिर कैसे मदरसा एक्ट को बचाने के लिए एक राजनीति की गई और इसके पीछे सिर्फ योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया गया। कहानी में इसलिए दम लगता है दोस्तों कि जब मैं खुद बहराइच के मदरसे में गया, मैंने पूछा कि कौन है वीर अब्दुल
अब्दुल हमीद तो नहीं बता पाया कोई बच्चा। जब पूछा कि राष्ट्रगान किसको कहते हैं तो कोई बच्चा नहीं बता पाया। जब पूछा कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, कोई बच्चा नहीं बता पाया। और बच्चों की उम्र आपके सामने है, देख लीजिए। इनको सारी कहानी पता थी, लेकिन देश के क्रांतिकारियों और देश के महान व्यक्तियों की समझ नहीं थी। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, इसके अलावा मैं मेवात भी एक मदरसे में गया था, ठीक वहां जहां पे 31 जुलाई साल 2023 को दंगा हुआ था। उसी से कुछ किलोमीटर दूर मदरसे में जब मेरी मुलाकात बच्चों से हुई तो राष्ट्रगान उस मदरसे का कोई बच्चा नहीं सुना पाया। उस मदरसे में कुल 120 बच्चे थे, एक बच्चा मुझे सुना पाया, वो भी अधूरा, टूटा फूटा। इसका मतलब यह है कि मदरसों में जो बच्चों का भविष्य है वो खतरे में है, और इसी बात का जिक्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में किया गया था। तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उस पर फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार याचिका लगाएगी, सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि साहब क्यों जरूरी है मदरसा एक्ट को रद्द करने की, क्यों जरूरत है इन बच्चों को, सभी बच्चों को साथ बैठाने की, मदरसा और विद्यालय दोनों के फर्क को मिटाने की और बच्चों की दूरी को खत्म करने की। मदरसे के बच्चों को सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहती थी। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई है, डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी थी कि सरकार पहले ही सरकारी विद्यालयों में बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा रही है, तो फिर 17 लाख बच्चों का भविष्य कैसे संवार सकती है जो फिलहाल मदरसों में पढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य सरकारी स्कूल में न पढ़ के मदरसे में बेहतर होगा? और यह सोच किसकी है? वो लोग कौन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? वो क्या यही चाहते हैं कि देश का मुसलमान पढ़े ही ना पढ़े ताकि उनकी बात सुने तो उनका इशारा हमेशा कामयाब रहे? यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार का जो फैसला था उसे कई लोगों ने चैलेंज करने की कोशिश की, जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार का कोई रोल हमको नहीं मिलता है। प्रयागराज हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, लेकिन राजनीतिक विद्वान और राजनीति को समझने वाले लोग कहते हैं आज नहीं तो कल ये कानूनी लड़ाई योगी आदित्यनाथ जीतेंगे। यूपी के 17,000 मदरसों पे बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी योगी सरकार भी कर रही है।